दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन की ये 33 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अल्पकाल और दीर्घकालीन फर्म का संतुलन किस तरीके से होता है उसे समझाने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर 34 और 35 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम फर्म का संतुलन पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें दो विधियों को एनालिसिस करना पड़ता है, जिसमें से एक विधि है कुल आगम कुल लागत विधि और दूसरी विधि है सीमांत लागत सीमांत आगम विधि। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की दो विधियों को डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली विधि का नाम है हमारा कुल आगम कुल लागत विधि। कुल आगम कुल लागत विधि। तो कुल आगम कुल लागत विधि के अनुसार एक फर्म का संतुलन तब होता है जब उसका लाभ अधिकतम होता है। लाभ अधिकतम होता है और लाभ अधिकतम की शर्त यह है कि उस स्थिति में जो कुल आगम है और कुल लागत के जो बीच का अंतर है वो सर्वाधिक होना चाहिए। सर्वाधिक अंतर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का संतुलन उस स्थिति में होगा जब कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होगा, क्योंकि इस स्थिति में एक फर्म को लाभ भी सबसे ज्यादा होने वाला है। डायग्राम की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत समान रहती है। हमने ऑलरेडी आगम वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ कि क्योंकि इस स्थिति में वस्तु की कीमत समान रहती है, इसलिए कीमत समान होने की वजह से जो टीआर वक्र है वो इस तरीके का शेप होगा, इस तरीके का होगा। यानी कि इसका मतलब है कि बढ़ती दर से बढ़ेगा। क्या वो बढ़ती दर से बढ़ेगा? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो कितनी भी हो, पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्राइस है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से जो टीआर होता है वो इस तरीके का बनेगा, यानी कि समान दर से बढ़ने वाला, एक सीधी रेखा में समान दर से बढ़ने वाला होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं मात्रा या मैं लिख रहा हूं कीमत या आगम। अब बात करें टीसी की, तो टीसी परिवर्तनशील अनुपात नियम की वजह से एस आकृति का होता है, उल्टे एस आकृति का होता है। ये हम ऑलरेडी लागत वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके का होता है टीसी। और जिस स्थिति में टीआर और टीसी बराबर होते हैं उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इस स्थिति में न लाभ है न हानि है। इस स्थिति में, और इस स्थिति में एक फर्म को हानि होगी, इस स्थिति में एक फर्म को हानि होगी। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये लाभ को दर्शा रहा है। ये क्या बता रहा है कि एक फर्म अगर OQ से पहले आउटपुट करती है, OQ से कम उत्पादन करती है तो फर्म को हानि होगी, और अगर OQ1 से ज्यादा उत्पादन करती है तो भी उसे हानि होगी। दोनों ही स्थिति में फर्म को हानि होगी। लाभ की स्थिति केवल इसके बीच की स्थिति है, इसके बीच की स्थिति लाभ की स्थिति है। और क्योंकि एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ करना है, इसलिए अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो हमें एक स्लोप मिलेगा जिसमें दोनों का स्लोप, यानी कि इस स्थिति में जो लाभ है वो अधिकतम होगा। यानी कि एक फर्म अधिकतम लाभ कमाने के लिए OQ2 उत्पादन स्तर पर काम करेगी। यानी कि एक फर्म का उद्देश्य पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। TR-TC मेथड के द्वारा एक फर्म को लाभ अधिकतम तब होगा जब TR और TC के बीच का अंतर सर्वाधिक हो, और ऐसी स्थिति उसे मिलेगी OQ2 लेवल पर, क्योंकि इस स्थिति में TR और TC के बीच का अंतर AB के बराबर है और इस स्थिति में फर्म को लाभ जो है वो अधिकतम हो रहा है। ये स्थिति जो है वो दर्शाई जा रही है डायग्राम के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि फर्स्ट मेथड है हमारा, दूसरा मेथड हमारा है MCMR मेथड। इस विधि के अनुसार दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि MC और MR बराबर होने चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। इन दोनों का इंप्लीकेशन समझ लेते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले MC का मतलब होता है अतिरिक्त लागत। अतिरिक्त लागत ये होती है MC,
और ये होता है अतिरिक्त आगम MR। अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में MR हमारा सा इस तरीके का होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत समान होती है इसलिए AR और MR भी हमेशा बराबर बराबर होंगे, तो MR इस स्थिति का होता है। परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण MC वक्र U आकृति का होता है इस तरीके से। अब देखिए MC MR यहाँ पे भी बराबर है और MC MR यहाँ पे भी बराबर है, लेकिन यहां पर MC इसको ऊपर से काट रहा है और यहां पर MC नीचे से काट रहा है। ऊपर से काटने का मतलब है कि अभी फर्म ने लाभ जो है वो नहीं कमाया, यानी कि ये वाली स्थिति फर्म की हानि को दिखा रही है, हानि को दिखा रही है। तो कोई भी फर्म इस स्थिति में उत्पादन बंद करना नहीं चाहेगी, क्योंकि इस स्थिति के बाद ही तो उसे लाभ होगा। यानी कि अगर कोई फर्म ऊपर से काटते हुए MC पर उत्पादन बंद कर देती है तो इसका मतलब है कि उसने कभी लाभ कमाया ही नहीं, उसको केवल हानि ही हो रही है। और यहां पर उसका लाभ है, ये वाला स्थिति लाभ की है, ये लाभ का है, ये लाभ है। ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया लाभ को दिखा रहा है, ये वाला एरिया। और इस स्थिति में फर्म का संतुलन इस स्थिति पर होगा, Q2 पर होगा। यानी कि इस स्थिति में दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, MC इक्वल टू MR है और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा है। अगर मान लीजिए एक फर्म इससे ज्यादा उत्पादन करती है तो उसको हानि होगी, ये वाली हानि होगी, और अगर इससे कम उत्पादन करती है तो भी उसको लाभ की हानि होगी, यानी कि ये हिस्सा हानि में चला जाएगा। तो एक फर्म हमेशा उस स्थिति में उत्पादन रोकेगी जहां पर MC बराबर MR हो और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो ये फर्म के संतुलन की विधियां, इनकी दोनों विधियों के माध्यम से आप अल्पकालीन और दीर्घकालीन लाभ को एनालिसिस कर सकते, अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्थिति को एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन हम आगे वाले वेस्टर्न में MCMR मेथड का यूज करेंगे और TRTC मेथड का यूज नहीं करेंगे। और अल्पकाल में 3 स्थितियों के बारे में हम विश्लेषण आगे करते हैं। तो 3 स्थितियां कौन कौन सी है? हालांकि 4 स्थिति अल्पकाल में होती है, एक विधि का विश्लेषण हम आगे करेंगे। फिलहाल आप 3 विधि समझ लीजिए, एक असामान्य लाभ, दूसरा सामान्य लाभ और तीसरा हानि। मैं इन तीनों को एक साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। ये मैंने यहां रख दिया, मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली स्थिति है नंबर 1 हमारी असामान्य लाभ की स्थिति। असामान्य लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म को असामान्य लाभ तब प्राप्त होता है जब TR मोर देन होता है TC से। अगर आप क्वांटिटी से दोनों को डिवाइड कर दो तो आप ये भी कह सकते हो कि तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। यानी कि हमें एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसको जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस करके समझा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में MR और AR वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ऐसा नंबर 1। कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि वस्तु की कीमत समान होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कोई भी फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही वस्तु बेच सकती है, उससे कम और ज्यादा पे नहीं बेच सकती है। तो ये फर्म के लिए AR और MR वक्र है। यहां पे हम लिख देते हैं मात्रा और यहां पर हम लिख देते हैं आगम और लागत। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण MC वक्र U आकृति का होगा है और संतुलन के लिए आवश्यक है कि MC MR वक्र को नीचे से काटे और MC MR वक्र बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, एक MC वक्र बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये हमारा संतुलन बिंदु है। यानी कि हम ऊपर से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ से लिया है। मतलब आप चाहो तो इसको और ऊपर से ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें ये बेसिकली दिखाना है कि संतुलन बिंदु A है जहां पर MC MR वक्र को नीचे से काट रहा है। तो ये आपका नंबर 2 हो गया। इस स्थिति में जो संतुलन बिंदु है, स्थिति में संतुलन बिंदु A है। इस स्थिति में जिस मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है वो हमारी OQ है और जो कीमत वसूली जा रही है वो हमारी OP है। स्थिति
अब इस स्थिति में लाभ है या हानि, इसे जानने के लिए हमें AC ड्रॉ करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि इस स्थिति में AC जो है वो AR से कम है और AR कितना है हमारा, AQ के बराबर है। यानी कि हमें एक ऐसा एवरेज कॉस्ट बनाना है जो इससे नीचे जाए। ये हमारा AC हो गया। तो इस स्थिति में जो संतुलन जो कॉस्ट है वो हमारी BQ पड़ रही है। यानी कि इस स्थिति में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो BQ है। मैं दोबारा बता देता हूं, हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू आ रहा है AQ, ये वाला, ये पूरा एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज कॉस्ट आ रही है कितनी, एवरेज कॉस्ट आ रही है BQ, ये वाली। तो ये जो हिस्सा है AB, ये हमारा प्रति इकाई लाभ है, प्रति इकाई लाभ, जो कि किसके बराबर है, AB के बराबर है। और इस स्थिति में जो कुल लाभ होगा, देखिए हम इतनी मात्रा बेच रहे हैं, OQ1 मात्रा, OQ मात्रा बेच रहे हैं, OQ1 मात्रा बेच रहे हैं और या OQ मात्रा बेच रहे हैं, OQ मात्रा बेच रहे हैं और इतनी कीमत वसूल रहे हैं। तो प्रति इकाई लाभ कितना होगा, ये वाला होगा। यानी कि ये वाली स्थिति में ये वाला हिस्सा असामान्य लाभ कहलाएगा। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डायग्राम को ही बेसिकली एक्सप्लेन करना होगा, आपको बताना होगा कि चित्र में AR बराबर MR है, क्योंकि इस स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत समान होने की वजह से AR वक्र MR वक्र के बराबर होता है इस और OX के समानांतर होता है। दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण एवरेज कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो U आकृति का होगा और संतुलन के लिए आवश्यक है कि दो शर्तें पूरी होती हो। पहला MC MR बराबर हो, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। तो संतुलन बिंदु A है। इस स्थिति में फर्म OQ मात्रा का उत्पादन करेगी और OP कीमत वसूलेगी जो कि AQ के समान है। फर्म को लाभ है या हानि, इसका विश्लेषण करने के लिए औसत लागत का ज्ञान होना आवश्यक है। चित्र में औसत लागत BQ है जो कि एवरेज रेवेन्यू से A से कम है। इस स्थिति में जो फर्म का प्रति इकाई लाभ है वो AB है और कुल लाभ जो है वो AB PP1 के बराबर है। तो ये स्थिति जो है वो असामान्य लाभ को दिखाती है। दूसरी स्थिति दोस्तों है सामान्य लाभ की। सामान्य लाभ की कैसे बनाएंगे, सामान्य लाभ तब कहलाएगा फर्म को जब TR बराबर हो TC के, और अगर आप इसे क्वांटिटी से डिवाइड कर लो तो इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर हो एवरेज कॉस्ट से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आखिरकार ये सामान्य लाभ क्यों है, इस स्थिति में तो न लाभ न हानि होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब होता है हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो तो जीरो है, लेकिन इसका मतलब है आर्थिक लाभ शून्य। इसका मतलब यह हुआ कि फर्म को अपनी मिनिमम कॉस्ट वसूल हो रही है जिसमें लाभ न्यूनतम लाभ भी शामिल है। यानी कि अर्थशास्त्र में जब TC TR बराबर होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी आर्थिक लाभ शून्य है। इसका मतलब फर्म को जो न्यूनतम लाभ है वो मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। ये आपको याद रखना है। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा, सामान्य लाभ की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, प्राइस लेंगे OP, और इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बराबर होंगे जो कि प्राइस के बराबर होंगे। और क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो कीमत होती है वो क्या होती है, समान होती है। ये इसकी वजह है, कीमत समान होने की वजह से AR MR और P दोनों बराबर होंगे। परिवर्तनशील अनुपात नियम की वजह से MC वक्र U आकृति का होगा और जो A बिंदु पर काट रहा है, इस स्थिति में फर्म OQ उत्पादन करेगी और AQ कीमत चार्ज करेगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको सामान्य लाभ दिखाना है तो सामान्य लाभ के लिए जरूरी है कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसका मतलब AC वक्र U आकृति का होता है परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस स्थिति में आवश्यक यह है कि एवरेज कॉस्ट इसी A बिंदु से ऊपर उठे, ऐसे। यानी कि इस स्थिति में जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी AQ के बराबर है, एवरेज कॉस्ट भी AQ के बराबर है।
इसलिए इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों के दोनों क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। और इस स्थिति में एक फर्म को केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, किसी भी और तरीके का लाभ आप देख पा रहे हो प्राप्त नहीं होने वाला। तीसरी कंडीशन जो है वो है हमारी हानि की। हानि एक फर्म को तब प्राप्त होगी जब टोटल रेवेन्यू कम होता है टोटल कॉस्ट से, यानी कि अगर हम इसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक फर्म को हानि तब होगी जब एवरेज रेवेन्यू स्मॉलर होगा एवरेज कॉस्ट से। ये हानि की स्थिति है। अब डायग्राम की बात करें तो डायग्राम उसी तरीके से बनेगा जैसे पहले दो डायग्राम बने हैं, और यहां पर आपको याद रखना है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। सिंपल सी बात है, जो कि बराबर होता है प्राइस के। इस स्थिति में फर्म उत्पादन कितना करेगी, OQ का उत्पादन करेगी, और MC वक्र MR को नीचे से कट करेगा, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं। उत्पादन स्तर हो गया ये वाला। इस स्थिति में जो संतुलन बिंदु है वो A है, क्योंकि MC-MR वक्र को नीचे से भी काट रहा है, MC-MR बराबर भी है। ये तो आपको पता है कि AR-MR प्राइस बराबर होते हैं क्योंकि वस्तु की कीमत समान है। MC U आकृति का होता है परिवर्तनीय अनुपात नियम के कारण। संतुलन वहां होगा जहां MC-MR वक्र को नीचे से काटेगा, तो संतुलन बिंदु A है। इस स्थिति में जो वस्तु का उत्पादन किया जाएगा वो OQ है, और जो कीमत वसूली जाएगी वो AQ है, ये वाली कीमत, जो कि बराबर है OP के। एक ही बात है। हानि की स्थिति तब कहलाएगी जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा का मतलब है ऊपर से एवरेज कॉस्ट जाएगी। ये देखिए एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हो कि इस स्थिति में जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो B पर आ रही है, ये वाली एवरेज कॉस्ट। यानी कि इस स्थिति में प्रति इकाई लागत कितनी है, प्रति इकाई लागत है BQ, ये वाली, और प्रति इकाई आगम कितना है, प्रति इकाई आगम है AQ। इसका मतलब है कि जो BQ है वो प्रति इकाई हानि है। और अगर हम कुल हानि की बात करें दोस्तों, तो ये जो सारा का सारा एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, ये हमारी टोटल हानि, टोटल लॉस को व्यक्त कर रहा है। यानी कि एक फर्म को जो टोटल लॉस होगा वो ये वाले सारे का सारा एरिया होगा, ये वाला एरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं तीनों डायग्राम एक साथ आपको बना के दिखाऊं, तीनों ही डायग्राम, तो मान लीजिए एक फर्म है, मान लेते हैं हम एक फर्म है, उद्योग में डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो कीमत डिसाइड कर रहे हैं। ये उद्योग है, और 3 फर्में हैं, एक फर्म, 2 फर्म और तीसरी फर्म। तीनों के लिए जो कीमत रहेगी वो समान रहेगी। हम मान रहे हैं कि तीनों के लिए जो कीमत है वो समान है। यानी कि इस स्थिति में मान लीजिए ये कीमत है इसके लिए OP, इसके लिए भी OP और इसके लिए भी OP। ये इसका AR है, ये इसका AR बराबर है MR है, ये भी इसका AR बराबर है MR है। ये फर्म A है, फर्म B है, फर्म C है। हम ये मान रहे हैं कि अल्पकाल की स्थिति में संतुलन बिंदु तो वही होगा जहां MC-MR के नीचे से काटे। हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों फर्मों की जो लागत है उसमें संतुलन बिंदु हो रहा है इस पर, A पर। तीनों ही स्थिति में हम समान मान के चल रहे हैं।
अभी तक तो सब कुछ सेम है। अब अगर फर्म को आपको दिखाना है असामान्य लाभ, फर्म को दिखाना है आपको असामान्य लाभ, तो असामान्य लाभ के लिए एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे से कट करेगा, मतलब एवरेज कॉस्ट इस तरीके से बनेगा, ऐसा। यानी कि इस स्थिति में फर्म का जो लाभ है वो ये वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर सामान्य लाभ को आपको दिखाना है तो आपको यहीं से इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा और यहां से ये बढ़ेगा। और अगर हानि की स्थिति में एवरेज कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी और इस तरीके से एवरेज कॉस्ट होगी। यानी कि ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको एक ही डायग्राम में बताने की कोशिश की कि अगर सामान्य लाभ है तो एवरेज कॉस्ट नीचे होगी, सामान्य लाभ है तो एवरेज कॉस्ट बराबर होगी, और हानि है तो एवरेज कॉस्ट हमेशा ऊपर होगी। तो ये अल्पकालीन स्थिति है, ये तीनों स्थिति अल्पकाल में होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को असामान्य लाभ हो सकता है अल्पकाल में, अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, सामान्य लाभ भी मिल सकता है। अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के और एक फर्म को हानि का सामना भी करना पड़ सकता है अल्पकाल में, अगर एवरेज रेवेन्यू स्मॉल है एवरेज कॉस्ट से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन हानि की स्थिति में भी दो कंडीशन है कि क्या फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन सहती रहेगी या उत्पादन को बंद कर देगी, उसको हम आगे फर्दर समझते हैं। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रख सकती है और उत्पादन बंद कर सकती है। इसको हम समझेंगे इस विश्लेषण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। और इसको समझने के लिए आपको फर्म का लागत ढांचे को समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपको समझा देता हूं। फर्म को दो प्रकार की लागतें सहनी पड़ती हैं, एक औसत स्थिर लागत और एक औसत परिवर्तनशील लागत। औसत स्थिर लागत जैसे मान लीजिए किराया है, वो औसत स्थिर लागत का हिस्सा हो गया, और कपड़ा, कच्चा माल, ये सब परिवर्तनशील लागत का उदाहरण हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि उत्पादन बंद करने का मतलब उद्योग छोड़कर भागना नहीं है। उत्पादन बंद करने का मतलब है कि फर्म केवल अल्पकाल में अपने उत्पादन स्तर को बंद कर देती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो वो उत्पादन को करेगी, दीर्घकाल में उत्पादन करेगी। उद्योग छोड़ना नहीं है, क्योंकि फर्म उद्योग छोड़ नहीं रही है, उत्पादन केवल टेम्परेरी शटडाउन कर रही है, इसलिए उसको हर स्थिति में स्थिर लागत तो सहनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर वो किराए पर जगह है तो किराया तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो उत्पादन नहीं करती तो बिजली का बिल नहीं आएगा, कपड़े का बिल नहीं आएगा। बेसिकली कपड़े की फर्म है, इसलिए मैं बार बार कपड़े का एग्जांपल ले रहा हूं। यानी कि आपको समझना है सबसे पहले कि एक फर्म को दो प्रकार की लागतें सहनी पड़ती हैं, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। एक फर्म स्थिर लागत का लॉस तो सह सकती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत का लॉस कभी भी नहीं सह सकती। इसीलिए उसको परिवर्तनशील लागत अगर रिकवर हो रही है तो फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन करती रहेगी, लेकिन अगर परिवर्तनशील लागत रिकवर नहीं हो रही है तो उत्पादन बंद कर देगी। अच्छा ये रहेगा हम इसको समझें, उससे पहले अच्छा ये रहेगा कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को समझा दें। देखिए, मान लीजिए एक फर्म है, फर्म की तीन कंडीशन में ले ली। स्थिति 1, इस कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो लेस देन एवरेज कॉस्ट से है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं। दूसरी स्थिति मान के चल रहे हैं जिसमें एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट है और एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तीसरी स्थिति मान के चल रहे हैं जिसमें एवरेज रेवेन्यू इक्वल लेस देन एवरेज कॉस्ट है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। यानी कि तीनों ही कंडीशन फर्म की हानि को दिखा रही हैं, तीनों ही कंडीशन फर्म की हानि को दिखा रही हैं। लेकिन इस स्थिति में, हानि की स्थिति में भी फर्म उत्पादन जारी रखेगी। इस स्थिति में फर्म उत्पादन बंद कर देगी। और इसका विश्लेषण इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी उत्पादन बंद हो चुका है। तो मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक मान लीजिए एक फर्म है, मान लीजिए एक फर्म है, फर्म की जो औसत लागत आ रही है, फर्म की जो औसत लागत आ रही है मान लीजिए 50 रुपए है।
तीनों ही कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो 50 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हमने मान लिया। तीनों ही कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म की जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपए है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 30 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो 20 रुपए है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 30 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हमने मान लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। पहली स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो 40 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज रेवेन्यू छोटा एवरेज कॉस्ट से 50 से छोटा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 30 से बड़ा है। अब मान लीजिए इस स्थिति में फर्म उत्पादन बंद कर देती है, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक फर्म की परिवर्तनशील लागत 0 हो जाएगी, एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फर्म को स्थिर लागत को हमेशा सहना ही पड़ेगा। इसीलिए इस स्थिति में फर्म का जो लॉस होगा वो 20 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि इस स्थिति में ना तो उसका खर्चा होगा कच्चे माल का, ना वो बिक पाएगा, जिसकी वजह से 20 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर वो उत्पादन जारी रखती है तो उसका मतलब है कि खर्चा आएगा उसका 50 रुपए का, कमाई होगी इनकम होगी 40 रुपए की, तो इस स्थिति में लॉस होगा 10 का। लॉस दोनों में होगा, लेकिन अगर वो उत्पादन जारी रखती है तो लॉस कम होगा, उत्पादन बंद कर देती है तो लॉस ज्यादा होगा। इस स्थिति में फर्म के लिए बेहतर ये रहेगा कि फर्म उत्पादन करे। तो समझने वाली बात ये है कि अगर फर्म की एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो वो कीमत बेच रही है वो उसके कच्चे माल की कीमत से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसने पूरा का पूरा कच्चे माल को कीमत वसूल ली और साथ ही साथ कुछ हिस्सा किराए का भी वसूल लिया। इसीलिए उसलिए फर्म को उत्पादन जारी रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यानी कि ये दिखा रहा है कि अगर आप 30 रुपए का कच्चा माल लगा रहे हो, 20 रुपए का किराया लगा रहे हो, 50 रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन 30 रुपए का सामान लगा के 40 रुपए का बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप उत्पादन नहीं करते तो आपको 10 रुपए का लॉस हो, 20 रुपए का लॉस होगा, उत्पादन करते हो तो 10 रुपए का लॉस होगा। इसलिए इस स्थिति में उत्पादन करना बेटर माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो कीमत है वो गिरकर 30 रुपए हो जाती है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू गिरकर 30 रुपए हो जाता है, तो इस स्थिति में उत्पादन बंद करने पर, उत्पादन अगर बंद कर दें तो आपको 20 रुपए का लॉस होगा जो कि स्थिर लागत के बराबर है। और उत्पादन करते भी हो, उत्पादन अगर आप करते भी हो तो भी आपको 20 रुपए का लॉस होगा। यानी कि इस स्थिति को कहते हैं उत्पादन बंद बिंदु। यानी कि इस स्थिति में आपने जो कपड़ा लगाया 30 रुपए का, उतने का ही सामान आपका बिक रहा है। इसका मतलब अगर आप बेचते हो तो भी 20 रुपए का लॉस, नहीं बेचते तो भी 20 रुपए का लॉस। इसकी स्थिति में उत्पादन बंद कर देंगे। यानी कि अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में उत्पादन बंद बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो फर्म हानि को सहते हुए भी उत्पादन जारी रखेगी, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन बंद कर देगी। और अगर मान लीजिए कीमत गिरकर 10 रुपए हो जाए तो इस स्थिति में उत्पादन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो कच्चा माल आप लगा रहे हो वही 30 रुपए का है, तो कच्चा माल 30 रुपए का खरीद बिकेगा 10 रुपए का, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब जब हम विश्लेषण करते तो इन दो स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इस स्थिति में हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रहता है, इस स्थिति में हानि की स्थिति में उत्पादन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए ये हमने हानि की स्थिति आपको दिखाई हुई है, ये वाली मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूं। इस कंडीशन में देखिए, अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहां से लेके जाएं, यहां से लेके जाएं, तो हम कहेंगे कि हानि की स्थिति में उत्पादन जारी रखेंगे। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आ जाए, इस पॉइंट पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि हानि की स्थिति में उत्पादन बंद कर देंगे। मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं दो डायग्राम बना देता हूं, यहां बना देते हैं, इस पे बना देते हैं, यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं। देखिए
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उत्पादन बंद बिंदु दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको हानि की स्थिति दिखानी है। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर बराबर होते हैं। MCMR को नीचे से काट करेगा, संतुलन बिंदु हो गया A, ये हमारा उत्पादन का स्तर हो गया, ये हमारी कीमत का स्तर हो गया। लॉस की स्थिति में क्या होगा बच्चों, लॉस की स्थिति में एवरेज कॉस्ट हमेशा ऊपर होगी, तो ये हानि की स्थिति दिखा दी। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपने मान लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके नीचे से बनाते हो, तो इसका मतलब है कि फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रखेगी। लेकिन अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप इस पॉइंट पे लगा के ऊपर बढ़ा देते हो, तो इसका मतलब है इस कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि उत्पादन बंद की स्थिति को दिखाता है, शटडाउन पॉइंट को दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू छोटा एवरेज कॉस्ट से, तो उसको हानि होगी। लेकिन अगर हानि की स्थिति में फर्म उत्पादन जारी रखेगी, अगर एवरेज रेवेन्यू बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो फर्म हानि की स्थिति में पूरी तरीके से अपना उत्पादन बंद कर देगी। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। करते हैं दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किस प्रकार संतुलन होता है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्म को हमेशा सामान्य लाभ होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों के निकास की कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हो सकता है कि एक फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ मिले, लेकिन असामान्य लाभ से प्रेरित होकर नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी, जिससे बाजार की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमतें घटेंगी और फिर से फर्मों को सामान्य लाभ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हानि की स्थिति में फर्में जिनको हानि हो रही है वो उद्योग छोड़ देंगी। उद्योग छोड़ने की वजह से मार्केट में जो सप्लाई है वो घटेगी, कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से जो फर्में मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी उनको केवल और केवल सामान्य लाभ होगा। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ होता है। इसका कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों का निकास और फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि संतुलन किस तरीके से होता है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। देखिए कंडीशन ये है कि जो अल्पकालीन संतुलन होगा, अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन, स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, बराबर होना चाहिए किसके, एवरेज रेवेन्यू के, बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, बराबर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के। अब क्योंकि अल्पकाल है इसलिए हम एस लिख देते हैं, और ये बराबर होना चाहिए दीर्घकाल के, यानी दीर्घकाल की एस एल एम सी से और दीर्घकाल की एल ए सी से। ये बेसिकली कंडीशन है। यानी कि अल्पकालीन का संतुलन ये वाला हुआ, ये अल्पकालीन लागत है, ये वाली, ये अल्पकालीन लागत है, ये दीर्घकालीन लागतें हैं। ये बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ बराबर होना चाहिए आगम, तब जाके फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में संतुलन स्थापित होगा। इसी बात को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले मान के चल रहे हैं नंबर 1 कि एक फर्म है जिसको असामान्य लाभ हो रहा है। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि एक फर्म है उसको असामान्य लाभ हो रहा है। देखिए डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं आपको।
देखिए ये उद्योग है, उद्योग में पूर्ति और मांग की शक्तियों की वजह से जो कीमत डिसाइड हुई है वो ओपी हुई है, और एक फर्म के लिए ये कीमत स्वीकार्य होती है। इस स्थिति में फर्म का जो लाभ हो रहा है वो असामान्य लाभ हो रहा है। तो मैं आपको कॉस्ट कर्व बना देता हूं। ये हमारी एसएमसी 0 है और ये एसएसी 0 है, यानी कि इस स्थिति में फर्म को क्या मिल रहा है? असामान्य लाभ मिल रहा है। फर्म इतना उत्पादन कर रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, यानी कि फर्म की एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, इसकी वजह से फर्म को एबी के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए इस स्थिति में क्या होगा, नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी। असामान्य लाभ से प्रेरित होकर जब नई फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ति है उसमें वृद्धि होती है, और हम ये मान रहे हैं कि पूर्ति में वृद्धि होकर अब पूर्ति S1 हो गई, जिसकी वजह से बाजार में जो कीमत है वो गिर गई और मात्रा जो है वो बढ़ गई। यानी कि अब बाजार में जो कीमत मानी जाएगी वो मानी जाएगी एवरेज रेवेन्यू 0, 1 और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू 1। ये कीमत हो गई, पूर्ति में वृद्धि हो गई। इसकी वजह से पूर्ति में वृद्धि होने की वजह से अब आप समझिए कि एक फर्म की जो को धीरे धीरे ये पूर्ति में वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक फर्म को सामान्य लाभ नहीं मिलता। यानी कि धीरे धीरे करके अब आप देखेंगे तो फर्म को क्या मिलेगा, ये एमसी है, एसएमसी लिख देते हैं 1, और ये हो गया हमारा एसएसी 1। यानी कि एक फर्म को अब मिल रहा है क्या, सामान्य लाभ मिल रहा है। यानी कि एक फर्म पहले से ज्यादा उत्पादन कर रही है और उसको सामान्य लाभ मिल रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है जी, क्योंकि कीमत गिर गई है इसलिए फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति मिल रही है। यानी कि पहले असामान्य लाभ था, अब सामान्य लाभ है। अब अगर हमें दीर्घकालीन संतुलन को स्थापित करना है तो दीर्घकाल में आपको पता होगा कि जो एलएमसी है वो इस तरीके से होती है हमारी, और जो एसी होती है वो सभी एसीसी को ढक लेती है। यानी कि इस तरीके से हम एसी बनाएंगे। एलएसी, तो संतुलन बिंदु यहां पर होगा, इस पॉइंट पर। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, बराबर है प्राइस के, बराबर है एसएसी के, बराबर है एसएमसी के, बराबर है एलईसी के, बराबर है एलएमसी के। तो ये दीर्घकालीन स्थिर अवस्था है। यानी कि संतुलन तो ये भी है लेकिन अस्थिर अवस्था है, और ये स्थिर अवस्था है, यानी कि यहाँ पर एक फर्म टिकने की स्थिति पाई जाएगी। तो दोस्तों ये दीर्घकालीन संतुलन है। यानी कि दीर्घकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ मिल सकता है अल्पकाल में, लेकिन नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी, पूर्ति बढ़ेगी जिससे लाभ घट के सामान्य हो जाएगा। और सामान्य लाभ क्योंकि स्थिर अवस्था है इसलिए इस स्थिति में ही एलएसी, एलएनसी, एसएसी, एसएमसी, एआर, एमआर और प्राइस सबकी चीजें बराबर होंगी, और ये दीर्घकालीन फर्म के संतुलन को दर्शाने का प्रयास करता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए फर्म को हानि होती है तो हानि की स्थिति में नई फर्में उद्योग छोड़ देंगी, पुरानी फर्में उद्योग छोड़ देंगी। पुरानी फर्में अगर उद्योग छोड़ देती हैं तो पूर्ति में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ेगी, और जो मौजूदा फर्में हैं उनको फिर से सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन के बारे में जितनी जानकारी की आवश्यकता है वो सब कुछ हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।